हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले, यानी कि आज इस इंपॉर्टेंट सीरीज का छठवां दिन है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे 14 तक जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज चल रही है उसका आज ये छठवां दिन है। ठीक है, इससे पहले 5 लेक्चर जो है आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा कि हर बार आपको बोला जाता है कि अगर आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट करते हैं, ठीक है, अगर आप ये पूरा डेरिवेशन का जो सीरीज चल रहा है ये अगर आप सही से देख लेते हैं तो आपके 35 नंबर एकदम कंफर्म हो जाएंगे। 35 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, 35 नंबर आपको बिल्कुल कंफर्म है। तो इसी सीक्वेंस में बच्चों सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी जो है अपना अपना फीडबैक दीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है। किरचॉफ के नियम को समझाते हुए व्हीटस्टोन सेतु के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु तो चलो मान लो उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, कभी कभी डेरिवेशन कम पूछा जाता है, लेकिन जो किरचॉफ का नियम बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, जिससे कोई भी डाउट ना रहे, सब कुछ क्लियर रहे। अगर हम बात करें किरचॉफ के नियम की, तो किरचॉफ का जो पहला नियम है वो क्या है? संधि का नियम। क्या है? संधि का नियम है, जिसे हम धारा का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा का नियम। ठीक है, पहला जो है वो धारा का नियम है, आप सबको पता है। क्या है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये इनका पहला नियम है। क्या है नियम? कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोई जंक्शन है, इस पर कुछ इस तरीके से धाराएं हैं। ठीक है, ठीक, और इससे कुछ धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये संधि की तरफ आ रही है, यानी कि I1, I2, I3। ठीक है, और बाकी जो ये पिंक वाली हैं ये संधि से दूर जा रहे हैं। ठीक है, I4, I5, I6, I7। ठीक है, तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग का मतलब यह है इनके चिन्ह के साथ जो संधि की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जो जंक्शन पॉइंट O है, O की ओर जो धाराएं आ रही हैं इनको अगर हम पॉजिटिव लिखें तो यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3। बाकी जो इससे दूर जा रहे हैं इनको माइनस लिख लेते हैं, तो माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7, ये इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। इक्वल टू 0 होता है। अब अगर माइनस वाले को हम दूसरे साइड भेजें तो क्या हो जाएगा? यहां से मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 I5 I6 I7। ये क्या है? आने वाली। ये क्या है? जाने वाली, यानी इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो धारा का पहला नियम यानी कि किरचॉफ का पहला नियम यही कहता है, जो धारा का नियम है वो ये कहता है कि किसी भी संधि पर इनकमिंग करंट, ठीक है, आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ठीक है, इनकमिंग करंट जो है आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ठीक है, या इसी को हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन I बराबर 0 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? समेशन I बराबर 0 लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका पहला नियम। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरा है इनका बंद पास का नियम। क्या है? बंद पास का नियम। चलिए दूसरा नियम, दूसरा जो नियम है वो है बंद पास का नियम। किसका नियम है? बंद पास का नियम। ठीक है, तो बंदपास का नियम क्या कहता है? ध्यान से समझिए। बंदपास का नियम यह कहता है
कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में लगे हुए सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, क्या कहता है कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में लगे हुए शेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब कैसे, जैसे मान लीजिए यहां पे हम बंद पास आपको कहां दिखाए हैं, चलिए नेक्स्ट पेज पे करता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए ये हमारे पास कुछ बंद पास है, उसमें कुछ धारा बह रही है, उसमें हम आपको शो करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक, या यहां से हम ये सेल ही हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध हमारा R2 है, ये प्रतिरोध हमारा R2 है। ये पहला सेल है आपका E1 और ये आपका है दूसरा सेल E2। पहला सेल E1 है, दूसरा सेल E2 है। ठीक है, आई बात समझ में, एकदम स्पष्ट, क्लियर, बोलो क्लियरली बात समझ में आई। अच्छा, एक चीज अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक चीज हम आपको क्लियर कर दें, सेल को पीछे कर देते हैं। ठीक है, सेल को पीछे कर देंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। सेल को मैं यहां कर देता हूं, ये इस प्रकार से। ठीक है, चलो सेल को इस प्रकार, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस। ठीक, अब देखो ये आपका सेल हो गया E1 और ये सेल हो गया आपका E2। ठीक है, E1 E2। अब देखो पहले वाले प्रतिरोध में इसी सेल के कारण जो धारा मिल रही वही जाएगी ना, यानी इसके अंदर जो धारा जाएगी वो कौन सी जाएगी, I1। कौन सी जाएगी, I1। ठीक है, दूसरे वाले सेल के कारण जो धारा जाएगी E2, ये जाएगी I2। अब देखो यहां से I1, यहां से I2, ये दोनों यहां से इस प्रकार से, ये ऐसे I1 आएगी और इस प्रकार से I2 आएगा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, इसमें I1 प्लस I2 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो धारा बह रही है वो क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, फिर वापस से जाके I2 इसमें चली जाएगी, I1 इसमें चली जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे अगर हम देखें तो एक बंद पास ये है और ये दूसरा बंद पास ये है। ठीक है, दो बंद पास हमको दिखाई दे रहे हैं। तो पहले बंद पास में अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं, ठीक है, बंद पास 1 के लिए किरचॉफ का नियम लगाने पर, किरचॉफ का नियम लगाने पर, नियम लगाने पर, तो पहले बंद पास 1 में अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे, क्या कह रहा हूं, पहले प्रतिरोध यानी कि जिस प्रतिरोध में जो धारा बह रही है, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल R1 में कितना धारा है,
तो R1 गुणे I1, ठीक है। देखो I1 I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, I1 I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस प्रकार से ये I1 है, ये I2 है। तो अगर इस लाइन को हम सीधा कर दें तो I1 इधर जा रही, I2 इधर जा रही, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम I1 को प्लस लिए हैं तो दूसरे को हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। और याद रखना यहाँ दिशा बदलने के कारण साइन बदल रहा, लेकिन उसके बावजूद भी धारा जो है ये हमारी अदिश राशि, सदिश राशि नहीं है, ठीक है। चलिए, माइनस R2 गुणे I2 इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, कौन कौन से सेल, तो E1 माइनस E2, सेल का विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों सेल भी सेम डायरेक्शन में नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों सेल जो है हमारे सेम डायरेक्शन में नहीं जुड़े हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जुड़े होते तो E1 प्लस E2 होता, ठीक भाई, प्लस के साथ प्लस होता तो E1 प्लस E2 होता, प्लस को माइनस से अगर जुड़ा होता तो E1 प्लस E2 होता, लेकिन यहां प्लस प्लस एक साथ है, माइनस माइनस एक साथ है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा, बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए किरचॉफ का नियम जब लगेगा, तो बंद पास 2 के लिए अगर देखा जाए तो I1, बंद पास 2 में कौन कौन सा प्रतिरोध, R2 और R3, तो R2 गुणे I2, R2 में I2 बह रही। अब देखो I2 और ये I2 प्लस I1, यानी कि जो ये हम धारा ले रहे हैं I3, देखो I2 I3 दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में है, तो बीच में प्लस लगेगा, प्लस I3 इंटू R3 बराबर, इसके अंदर कितना सेल है, केवल और केवल एक, E2, तो ये हो जाएगा E2। अब यहां पे I3 का आप मान रख दीजिएगा, I3 किसके बराबर, I1 प्लस I2 के, ठीक है। I1 प्लस I2 के बराबर है, तो आप मान रख दीजिएगा, यहां लिख देता हूं ऊपर वाला, तो R2 गुणे I2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है किरचॉफ का सेकंड नियम है, जो अभी अभी हमने आपके सामने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को हल करके I1 I2 I3 का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण को सॉल्व करके जरूरत पड़ने पे I1 I2 I3 का मान निकाला जाता है, लेकिन यहां हमें मान नहीं निकालना, हमें सिर्फ और सिर्फ इनके नियम को समझाना। आगे बात समझ में बेटा, बोलो, क्लियर है, समझ में आया ना सबको यहां तक, कोई समस्या। चलिए, अब बात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की, किसकी, व्हीटस्टोन सेतु की, जो कि किरचॉफ के नियम की सहायता से ही हमें इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलो, अब हेडिंग लगाओ। अच्छा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का बेटा क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने पर 1 जनवरी को जो आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा ब्रह्मास्त्र बैच, इसमें आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस ब्रह्मास्त्र बैच में आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग ने देखा कि 17 तारीख को 17 दिसंबर वाली क्लास में ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में आपको बताया गया कि ब्रह्मास्त्र बैच में क्या क्या स्पेशल होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए क्या इसमें स्पेशल क्या नया होने वाला है। तो अगर अभी देखा जाए, ठीक है, तो अगर आप क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं, उसकी प्राइस 499 है, तो 499 में आपको क्रैश कोर्स, ब्रह्मास्त्र बैच, साथ साथ टॉप 100 बैच, तीनों बैच एक साथ मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करेंगे, जिसकी प्राइस आई थिंक 299 के आसपास रहेगी, ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही बैच मिलेगा, बाकी के क्रैश कोर्स और टॉप 100 बैच नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बेहतर ऑप्शन यह है कि आप लोग अगर क्रैश कोर्स में जुड़ते हैं तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो जितने भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स से नहीं जुड़े हैं सभी लोग जुड़ जाइए। और ये है
व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं पेमेंट करने में, या कहीं बैच से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये शुभम क्लासेस पर उन बच्चों की लिस्ट है जो शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक बच्चों ने स्कोर किया है, ठीक है। चलिए आगे वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बात कर रहे थे व्हीट स्टोन सेतु की, किसकी? व्हीट स्टोन सेतु की। तो हेडिंग लगाओ व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु। अब व्हीट स्टोन सेतु में होता क्या है कि 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के आकृति के रूप में जुड़े हुए होते हैं और इनके एक विकर्ण पर क्या लगा होता है? विभवांतर लगाया जाता है और एक विकर्ण पर गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ध्यान से देखिए कैसे होता है। इसमें समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से जो है यहां पे प्रतिरोध लगा होता है, ठीक है। इस प्रकार से 4 प्रतिरोध लगे हुए होते हैं। अब एक विकर्ण ये दिखाई दे रहा है, एक विकर्ण पर क्या लगा होता है? विभवांतर लगा होता है, ठीक है। एक विकर्ण पर विभवांतर लगा होता है, दूसरे विकर्ण पर क्या लगा होता है? बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर लगा होता है जी, ठीक है। अब ये जो 4 प्रतिरोध हमारे हैं P Q R S, ठीक है, ये 4 प्रतिरोध P Q R S हैं। इनको हम इस प्रकार से समायोजित करते हैं, ठीक है, कि जब ये कुंजी K1 हमारी, ठीक है, जब ये कुंजी K हमारी ऑन हो, जब कुंजी K ऑन हो, ठीक है, कुंजी K ऑन हो, तब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप की स्थिति मिले, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। व्हीट स्टोन सेतु में, व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध P Q R तथा S एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के रूप में इस प्रकार से समायोजित होते हैं कि कुंजी के ऑन होने पर, कुंजी के ऑन होने पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिले। धारामापी में विक्षेप शून्य हो, विक्षेप शून्य हो, तो इस अवस्था को व्हीट स्टोन सेतु की संतुलित अवस्था कहते हैं, ठीक है। हो तो इस स्थिति को संतुलन की स्थिति कहते हैं,
संतुलन की स्थिति कहते हैं। ठीक है, और संतुलन की स्थिति में संगत प्रतिरोधों का अनुपात सदैव बराबर होता है। संगत प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, यानी कि अगर हम PQ की बात करें, P बटे Q की, तो इसका जो अनुपात होगा R बटे S वाले अनुपात के बराबर होगा, या P बटे R का जो अनुपात होगा वही Q बटे S का अनुपात होगा। ठीक है, यानी संगत भुजा किसी भी ये पहली दूसरी ये एक साथ है, ये तीसरी चौथी एक साथ है। ठीक है, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, या अगर इन दोनों को हम ले रहे हैं, ठीक है, इधर ये दोनों एक साथ है, तो P बटे R बराबर Q बटे S। ठीक है, संतुलन की स्थिति में क्या होती हैं? संतुलन की स्थिति में संगत प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, खैर चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं? किरचॉफ का नियम लगाते हैं। कैसे? व्हीटस्टोन सेतु हमारा बैलेंस की कंडीशन में आ गया, संतुलन की अवस्था में। अब मान लेते हैं ये जो विभवांतर लगा जो बैटरी है, इसकी वजह से इसमें धारा निकली। अब ये धारा यहां पर पहुंची, तो अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं? ये धारा दो भागों में बढ़ गई, यानी कि जो धारा आई थी ये दो भागों में बढ़ गई, इधर I1 और इधर I2। ठीक है, अब ये शून्य विक्षेप की स्थिति में है, यानी कि इसके अंदर कोई धारा नहीं आएगी। अब ये जो धारा I1 है, यही धारा I1 इसके अंदर जाएगी और यही धारा I2 इसके अंदर जाएगी। ठीक है, और वापस से फिर दोनों मिलके यहाँ बैटरी के पास आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बंद पास हमको ये दिखाई दे रहा और दूसरा बंद पास ये दिखाई दे रहा। इन्हीं दोनों बंद पासों में हम किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। चलिए देखते हैं। अब बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर, किरचॉफ का नियम लगाने पर, बंद पास 1 में किरचॉफ का नियम लगाने पर, तो बंद पास 1 की अगर हम बात करें तो बंद पास 1 में देखो I1 I2, I1 धारा किस में बह रही है? P में, तो I1 गुणे P, I2 नेगेटिव है यानी कि दूसरी डायरेक्शन में है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस I2 गुणे R बराबर कोई सेल लगा है, इस पास के अंदर कोई सेल लगा, पास के बाहर लगा है, अंदर कोई सेल नहीं है ना, तो कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, यानी जीरो। तो यानी कि I1 गुणे P माइनस I2 गुणे R बराबर जीरो। I1 गुणे P माइनस I2 गुणे R बराबर जीरो। तो ये इंप्लाइज करेगा I1 P बराबर I2 R, I1 P बराबर I2 R। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगाने पर, बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगाने पर, अगर बंद पास 2 में किरचॉफ का नियम लगाते हैं, आइए देखिए 2 क्या है? बंद पास 2, I1 की दिशा इधर, I2 की दिशा इधर, यानी ये इधर ये इधर, I1 I2 नेगेटिव, तो I1 किस में है? Q में, तो I1 गुणे Q माइनस I2 गुणे S बराबर, यहां भी कोई सेल नहीं है, बाहर सेल है, जीरो। तो I1 गुणे Q माइनस I2 गुणे S बराबर जीरो। तो ये इंप्लाइज करेगा I1Q बराबर I2S। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का भाग राइट हैंड साइड में, तो यानी कि I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, फाइनली हमें क्या मिला? P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे S। यही हमारा क्या है? व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला है। ठीक है, यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला है जो निकल के आया है। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए अगर
कोई 3 प्रतिरोध हमें पता है, ठीक है, माना 3 प्रतिरोध, ठीक है, पी क्यू आर ज्ञात है और यस अननोन है, ठीक है, माना 3 प्रतिरोध पी क्यू आर ज्ञात है तथा यस अज्ञात है। तब यहां से अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध कैसे निकलेगा? यस यहां भाग में, इधर आएगा गुणे में, ठीक है, तब एस बराबर, यस यहां क्या भाग में है, इधर आएगा गुणे में, और एस के साथ में ये दोनों गुणे में होंगे, यानी पी और क्यू गुणे में होंगे, तो पी और क्यू इधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे, तो यानी कि आर गुणे जब उधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे, पी बटे क्यू उधर भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट के गुणा हो जाएगा, यानी क्यू से उधर ऊपर गुणा हो जाएगा और पी से भाग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आर गुणे क्यू अपान पी। तो इस प्रकार से पक्षांतर करके आप आसानी से मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला। आई बात समझ में बच्चों? क्लियर हुआ सभी का, हाँ या ना? अब व्हीटस्टोन सेतु के तरीके से आपका मीटर सेतु भी काम करता है, ठीक है। जिस तरीके से, जिस फार्मूले पे व्हीटस्टोन सेतु काम करता है, उसी सेम फार्मूले पे आपका मीटर सेतु भी काम करता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, आगे देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट, मीटर सेतु व विभव मापी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मीटर सेतु और विभव मापी की अगर हम बात करें बच्चों, तो व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित है आपका मीटर सेतु। तो आई होप आप लोग अब इस क्वेश्चन को तो कर ही सकते हैं। और जो विभव मापी है, जो विभव मापी है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं ले दे के, ठीक है, कहीं ना कहीं, हालांकि मीटर सेतु पर नहीं है, लेकिन विभव मापी का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं बच्चों होमवर्क में, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हैं आपके होमवर्क में, क्योंकि ये जो डेरिवेशन की श्रृंखला है, जो डेरिवेशन की सीरीज है, ठीक है, इसमें तो सारे क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहे हैं या जो ठीक है, जो थोड़े हमें लगेंगे कि इसे आप लोगों को करना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे देंगे। आप लोग उसे कंप्लीट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर क्वेश्चन हो गए, ठीक है, या अगर नहीं लग पाए हैं या अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो वो चीज़ आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।